देखो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, एक क्लास कर चुके थे, दूसरी क्लास है। कुछ एक बॉडी ऐसी होती है जिनका सेंटर ऑफ मास जो है वो उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है, मतलब साफ साफ दिखाई देगा कि इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे होगा, यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर जो उनका सेंटर होगा। ठीक है, तो इस केस में कुछ जो बॉडी हैं उनका सेंटर ऑफ मास किस में लाई करता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करता है। साफ साफ दिखाई देगा कि इनका सेंटर ऑफ मास ये होगा। जैसे डिस्क है, रिंग है, होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसे बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास क्या करता है, सेंटर में, यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। कौन से, रिंग। तो इसमें साफ साफ दिखाई देगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर में होगा। ठीक, डिस्क होगी, इसका सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा, सेंटर में। होलो स्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, सेंटर में, यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। होलो सॉलिड स्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। स्क्वायर सीट, इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। रेक्टेंगुलर सीट, क्यूब, क्यूबॉइड, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर ये कोई पूछ ले कि सेंटर ऑफ मास, ये बताओ कि जिनका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है, एग्जांपल तो आप दे सकते हो, रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रेक्टेंगुलर सीट्स और क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर सीट। ठीक है, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर भी होता है इसमें। होलो सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर। टेन होते हैं ये, यानी कि सेंटर ऑफ मास फॉलोइंग बॉडीज लाइज ऑन ज्योमेट्रिकल सेंटर। और उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर सीट, स्क्वायर सीट। ठीक है, कुछ एक का इसमें याद करना होता है कि उनके डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन उनके लंबे जोड़े हैं, पेपर में डायरेक्ट आते हैं कि उसके उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे कि जैसे हाफ डिस्क बोल दिया, हाफ रिंग बोल दिया, या फिर उस केस में कौन, होलो कौन, सॉलिड कौन, इनके सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ पे होते हैं, ये याद कर लो, इनके पे लिखवा दे रही हूँ। अगर मान लो ये बोल दिया कि हाफ रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है 2r/π। हाफ डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास 3r/ में 4π, 4r/3π। और इसी तरह होलो कोन का h/3 और सॉलिड कोन का क्या हो जाएगा, h/4। ठीक है, लिख लो, इनके भी याद करने हैं। जैसे हाफ रिंग, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास अगर हाफ रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है 2r/π, r इसका रेडियस हुआ,
आर क्या है इसका? रेडियस 2r/पाई पे होता है, बेस से हाइट है ये 2r/पाई, और हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है रेडियस इसका r, हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो होता है 4r/3 पाई, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/पाई, और हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 2r/पाई, और हाफ डिस्क का 4r/3 पाई। होलो कौन का इसकी हाइट मान लो h है, होलोकॉन की हाइट क्या है? h। बेस से इसका सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है h/3 पे। नीचे बेस से क्या होगा? कितनी डिस्टेंस पे? h/3। अगर ऊपर से पूछ लिया तो कितना हो जाएगा? h - h/3 यानी कि 2h/3। बेस से सेंटर ऑफ मास होगा h/3 और ऊपर से कितना हो जाएगा? 2h/3। इस बात का ध्यान रखना कि कहाँ से पूछा गया है, बेस से पूछा गया है या ऊपर से, ठीक है। सॉलिड कौन? इसकी हाइट है h, इसका सेंटर ऑफ मास जो है बेस से होते हैं h/4 डिस्टेंस पे, यहाँ पे h/4, और अगर ऊपर से पूछ लिया तो 3h/4। हेमी होलोस्फीयर हेमी होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, रेडियस इसका r है, हेमी होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है r/2 पे। हेमी होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? r/2 डिस्टेंस पे। हेमी होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? r/2 डिस्टेंस पे। क्लास से बाहर जाके बात कर लिया करो। और हेमी सॉलिड स्फीयर रेडियस है इसका r, हेमी सॉलिड स्फीयर का होता है 3r/8। हेमी सॉलिड स्फीयर का क्या होगा? 3r/8, और हेमी होलोस्फीयर का r/2, ठीक है। इसका कम होता है क्योंकि अगर मान लो सॉलिड स्फीयर है तो उसको अगर कट करोगे तो उसका जो मास है ज़्यादातर नीचे होता है, नीचे से वो क्या होता है? हैवी। तो इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बेस से थोड़ा नीचे होता है, कम होता है, यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा होती है r/2। होलो की कम होती है, होलो की ज़्यादा होती है, और सॉलिड की क्या होती है? कम, ठीक है। अगर आप 3D में सोचो उसको कट करोगे तो उस केस में नीचे जो मास होगा वो क्या होता है? ज़्यादा हैवी होता है उस केस में, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो यानी कि 3r/8। और हेमी होलोस्फीयर में क्या हो जाएगा? r/2। होलोकॉन में h/3 और सॉलिड कॉन में h/4। और अगर हाफ रिंग है तो 2r/पाई, और हाफ डिस्क है तो 4r/3 पाई, ठीक है। 3r/8। अब एक होती है लीनियर मास डेंसिटी, एक होती है सरफेस मास डेंसिटी, और एक वॉल्यूम मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मास जो है लीनियरली फैला हो, जैसे रोड हो गया,
तो उस केस में वो क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी। रिंग भी क्या होता है, उसके सरकमफेरेंस में ही फैला होता है, लीनियरली ऐसे फैला होता है, तो रिंग भी क्या है, उसमें भी जो मास डेंसिटी वो क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मास डेंसिटी को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ये होगी टोटल मास बाय में टोटल लेंथ। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो रोड, रिंग। सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है टोटल टोटल मास बाय एरिया। स्क्वायर सीट हो गया, रेक्टेंगुलर सीट हो गया, इसमें हमेशा क्या देते हैं, या डिस्क हो गया, इस केस में हमेशा क्या देखते हो आप, उस केस में सरफेस मास डेंसिटी, एरिया में मास फैला हुआ होता है। तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर सीट, रेक्टेंगुलर सीट, डिस्क भी लिख सकते। एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, यानी कि 3D जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है टोटल मास बाय वॉल्यूम। सॉलिड सिलेंडर हो गया, सॉलिड स्फीयर, लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। और सरफेस मास डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, टोटल मास बाय एरिया। और वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? मान लो मान लो रोड दे रखी है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दे रखी है रोड की। क्या दे रखी है आपको, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी दे रखी है आपको रोड की। एक रोड है जिसका मास जो है यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा उसका। अगर एक रोड जो है यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी दे रखी है, लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, तो लेंथ मान लो इसकी एस एल है, तो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, ठीक बीच में।
अगर जो मास डेंसिटी वो क्या है, लीनियरली फैली हुई, यूनिफॉर्मली फैली हुई है, जो मास है वो क्या है, पूरी रोड में यूनिफॉर्म है। एक छोटे छोटे पीस करोगे तो हर जगह पे मास क्या होगा, इक्वल इक्वल, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ठीक बीच में। अगर मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म दे दी, क्या दे दी, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैली हुई, कहीं पे मोटी है, कहीं पतली है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है, या फिर मटेरियल जो है कहीं पे कुछ है, कहीं पे कौन सा है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो ठीक बीच में नहीं होगा। यानी कि अगर मान लो ये दे रखा है कि रोड दे दी, जो इसकी लीनियर मास डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, x की पावर 1 के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मास भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आगे ये है x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू क्या है, l। जैसे इधर जाते जाओगे तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू l, तो मास डेंसिटी क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है, दूर जाते में ये क्या हो रही है, हैवी हो रही है। तो उस केस में सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ से 2l/3 डिस्टेंस पे होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, 2l/3। अगर लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 1 के, यानी कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो सेंटर ऑफ मास x इक्वल टू 0 से कितना शिफ्ट हो जाएगा, 2l/3, इतनी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अगर मान लो ये दे दिया लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 2, तो सेंटर ऑफ मास कितना कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगी, x इक्वल टू l। लैम्डा क्या दे रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रहा है किसके, x की पावर 2, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इस केस में सेंटर ऑफ मास यहाँ से 3l/4 डिस्टेंस पे होगा, कितने डिस्टेंस पे, 3l/4। अगर लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 2l/3। अगर लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x स्क्वायर के, तो उस केस में जो होगा सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा, 3l/4। अगर ये दे दिया कि लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 3 के, तो उस केस में ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा ये हो जाएगा 4l/5। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगा सकते हो, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, k x की पावर 1, ठीक है। तो लैम्डा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 2l/3। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है या फिर के एक्स स्क्वायर बोल दो, लैम्डा इक्वल टू क्या है, के एक्स स्क्वायर, इसमें लैम्डा इक्वल टू क्या है, के एक्स की पावर 3, तो उस केस में सेंटर मास कितना हो जाएगा, 3l/4। अगर लैम्डा इक्वल टू है के एक्स की पावर 3, तो सेंटर मास कितना हो जाएगा, 4l/5। इसी प्रकार अगर मान लो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू दे दिया के एक्स की पावर n के, क्या दे दिया, के एक्स की पावर n, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय में n+2 इंटू में l। ये होगा जनरल फॉर्मूला। इस केस में n की वैल्यू 1 पुट करो यही आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो यही आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करो यही आ जाएगा, n की वैल्यू 4 पुट कर लो यही आ जाएगा, 5 पुट करोगे तो और आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हो, वो डिपेंड करती है कि उस केस में लीनियर मास डेंसिटी किस तरीके से वेरी कर रही है, ये दे रखा आपको। रोड के लिए अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दे रखी है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला है n है जो x की पावर होगी वो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट कर सकते हो, जो पावर में होगा वो पुट करोगे। x की पावर में जो होगा, यानी कि 1 है, यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 पुट करके देख लो, 1+1 डिवाइड बाय में 1+2 इंटू में l, तो कितनी आ जाएगी ये 2l/3। इसमें भी यही था, n की वैल्यू 2 पुट कर लो यही आ जाएगा 3l/4, n की वैल्यू 3 पुट कर लो ये आ जाएगा 4l/5, n की वैल्यू अगर 4 पुट करोगे तो आ जाएगा 5l/6, n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आ जाएगा
6L/7, ठीक है। यूनिफॉर्म अगर दे रखी है तो सेंटर में ही होगा, ठीक बीच में। अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दे रखी है रोड के केस में, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में नहीं होगा। डिपेंड करेगा कि लीनियर मास डेंसिटी किस तरीके से वेरी कर रही है। एक्स की वैल्यू 0 इस साइड से, यहाँ पे हल्की होगी, फिर क्या होती जाएगी, हैवी होती जाएगी। I'm not available on Friday. समझ में आ गया यहाँ तक? एक क्वेश्चन करके दो। मान लो एक m1 मास की बॉडी है जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको r1। m2 मास की बॉडी है जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है r2। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बता दोगे, RCM की वैल्यू क्या होगी? m1 बॉडी है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 दे रखा है, m2 बॉडी है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है r2। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसमें देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा कि एक तो होती है पोजीशन और एक होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन का मतलब 2,3,6 ये दे दिया। ये क्या दे रखे हैं? कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन होता है कि एक पार्टिकल जो है इस पोजीशन पे लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और इस केस में फाइनल ये मान लो इनिशियल कोऑर्डिनेट वेक्टर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ये दे दिया आपको 6, 4, 3 ये दे दिया। ये क्या दे रखे आपको? पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर जो लिखोगे यानी कि r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये होगी r1 पोजीशन वेक्टर। r2 जो पोजीशन वेक्टर होगी वो क्या हो जाएगी? 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। मास मान लो m1 और m2 दे रखा था। मास क्या दे रखा है यहाँ पे? 2 kg m1 m2। तो इस केस में या फिर मास 2 kg और 4 kg दे दिया। तो RCM सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? m1 इंटू में r1, m1 इंटू क्या हो जाएगा? r1 प्लस m2 इंटू r2 डिवाइड बाय में टोटल मास m1 प्लस m2। ये होगा पोजीशन वेक्टर का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। इस केस में m1 की वैल्यू 2 पुट कर दो, यानी कि 2 इंटू में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस मास है 4 इंटू में 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और डिवाइड बाय में टोटल मास आ जाएगा 6, ठीक है। तो आ जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप प्लस 24i कैप प्लस 16j कैप प्लस 12k कैप डिवाइड बाय में 6। तो यहाँ से क्या 4 प्लस 28i कैप प्लस 22j कैप प्लस 24k कैप डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा? 6। ये आएगा पोजीशन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मूला ध्यान रखा है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2। अगर 3 दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। और सेंटर सिस्टम यहाँ पे ये क्या है? एक सिस्टम दे रखा है, यानी कि सिस्टम है जिसमें 2 मासेस दे रखे हैं, उन दोनों के क्या दे रखे हैं हमको? पोजीशन वेक्टर। सिस्टम का सेंटर, सिस्टम का मास और सेंटर ऑफ मास का मास हमेशा सेम होता है। एक सिस्टम है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, मान लो जिनका मास है 2 kg और 4 kg, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका मास भी क्या होगा? 6 kg। उस पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया? 6 kg। तो सेंटर ऑफ मास का मास भी क्या होगा? 6 kg, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमने पूरा मास क्या कर रखा है? कंसंट्रेट। तो जो सिस्टम का मास होगा वही क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का मास होगा, ठीक है। हमेशा इक्वल होते हैं सिस्टम का मास और सेंटर ऑफ मास का मास। एनी डाउट?
तो आगे मान लो मास दे रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, m2 मास दे रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछ ले, तब ये करोगे m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2। एनी डाउट? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता उसमें। एक क्वेश्चन कर दो। m1 बॉडी दे रखी है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है v1, m2 की बॉडी है, इसका वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है v2, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर बता दो क्या होगा। मान लो एग्जांपल के लिए कि v1 की वैल्यू आपको दे रखी है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और v2 की वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मास दे रखा है आपको m1 की वैल्यू 2 kg और m2 की वैल्यू भी दे रखी है आपको 2 kg। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेक्टर बता दो क्या होगा। इसमें देखो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2, ये होगा। तो m1 2 इंटू में i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस m2 की वैल्यू 2 है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय में टोटल मास है 4, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस में 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय में टोटल मास है 4। तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा 8i कैप प्लस 8k कैप डिवाइड बाय में 4। तो इसमें ऊपर से 4 कॉमन ले सकते हो, आंसर आ जाएगा 2i कैप प्लस 2k कैप। एनी डाउट? यानी कि पोजीशन वेक्टर का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2। फोर कॉमन ले लो, 2i कैप प्लस 2k कैप, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक कुछ पूछने? एक क्वेश्चन और कर दो। m1 है, इसका एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा है आपको a1, m2 बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा है a2। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वेक्टर बता दो क्या होगा। इसी में बता दो, सिंपल वही उसी तरीके से होगा, बस जनरल फॉर्मूला बता दो। इसमें आ जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2। क्वेश्चन इसके भी इसी तरीके से होंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर दे देगा, a2 का एक्सेलरेशन वेक्टर दे देगा, मास दे देगा, आपको उसी तरीके से करने होंगे उसमें। यहाँ तक कुछ पूछना है? चलिए क्वेश्चन बता दो। m1 बॉडी है, इसका मोमेंटम दे रखा है आपको p1, m2 इसका मोमेंटम दे रखा है, p2। मोमेंटम वेक्टर क्या दे रखा है, p1 और p2। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम बता दो। इस केस में ये नहीं होगा, इसमें सीधा होगा p1 प्लस p2। जो
सिस्टम का मोमेंटम होता है वही सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंटम होता है ऑलवेज, कभी भी फेल नहीं हो सकता कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास ऑलवेज इक्वल। मोमेंटम का सिस्टम का मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम हमेशा सेम होता है। आगे क्वेश्चन भी आएगा उसमें भी देख लेना कि सिस्टम का मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या होता है, सेम ऑलवेज। इसमें क्या हो जाएगा, अगर मास में दे रखा है m1 उसका मोमेंटम क्या दे रखा है p1 और m2 का क्या दे रखा है p2, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या देगा p1 प्लस p2, क्योंकि सिस्टम का जो मोमेंटम होता है सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम भी क्या होता है वही सेम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक डिस्क दे रखी है आपको, डिस्क दे रखी है, मास m है, रेडियस इसका r दे रखा है। मास m है, रेडियस क्या है r। अगर इसमें से डिस्क में से एक r/2 की डिस्क काट दी जिसका रेडियस क्या है r/2, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा ये बताना है। r/6 होता है 14 ना। तो इसमें इस केस में एक डिस्क थी पूरी जिसका मास क्या था m, रेडियस क्या है r। इसमें से एक डिस्क काट दी जिसका रेडियस क्या इतना है r/2 की एक डिस्क काट के फेंक दी। ये बताना जो बचे हुए पोर्शन का मास कितना हो जाएगा पहले तो ये बता दो, और फिर जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था ठीक बीच में, अब शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये वाला पोर्शन तो कट गया, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा ये बताना है, और जो बचा हुआ पोर्शन है इसका मास कितना होगा। मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन और शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग बता दो और मास बता दो जो पोर्शन बच गया उसका। बता दो क्या होगा। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट बताना है कितना होगा। पाई की टर्म्स में तो आंसर आएगा नहीं। इसमें देखो पाई आर स्क्वायर का जो मास है वो कितना है m, क्योंकि डिस्क दे दी तो पूरा मास उसके एरिया में फैलेगा, तो डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मास कितना हो गया m, तो एक यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा m डिवाइड बाय में पाई आर स्क्वायर कितना होगा। पाई आर स्क्वायर एरिया है तो उसका मास कितना है m है, एक यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। इस छोटी वाली डिस्क का मास निकालना है तो पाई इंटू में r/2 का स्क्वायर, इसका मास कितना हो जाएगा m डिवाइड बाय में पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या कर दोगे पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा इसका मास m/4। इसका मास कितना होगा m/4। जो डिस्क आपने काट दी r/2 की उसका मास कितना होगा m/4, तो बचे हुए का मास कितना हो जाएगा m-m/4 यानी कि 3m/4। ये रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना हो जाएगा 3m/4। अगर एक डिस्क में से जिसका मास m है रेडियस r है, अगर r/2 का पोर्शन कट कर दोगे तो जो डिस्क बच जाएगी उसका मास कितना होगा पहले तो 3m/4। ठीक है, अब एक बार तो फेंक दिया था इसको, दोबारा लेके आओ। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा,
इस डिस्क का जो कटे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा यहाँ पे, और ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, ठीक है, और जो बच गया उसका पोर्शन का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताना है कि ये शिफ्टिंग कितनी होगी, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये तो क्या एक बार इस डिस्क को जो काट के फेंक दी थी उसको दोबारा ले आए हो, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे होगा, कंबाइन इन पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, और जो बची हुई डिस्क का उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, शिफ्टिंग कितना हो गया, जो पहले सेंटर ऑफ मास था उससे कितना शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास, ये बताना था। एक बात बताई थी कि सेंटर ऑफ मास के आइदर साइड मास मोमेंटम क्या होता है, हमेशा सेम। तो इस सेंटर ऑफ मास के इधर और इधर मास मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। तो इधर मास मोमेंटम क्या हो जाएगा, 3m/4 इंटू में x, यही होगा, और इधर कितना हो जाएगा, m/4 इंटू में r/2, यही हो जाएगा। ये वाले रेडियस r/2 है तो ये भी कितनी होगी, r/2 ही होगी। यहाँ से निकालो x की वैल्यू हो जाएगी, m से m कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/6। तो इतनी शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर एक डिस्क में से r/2 का पोर्शन काट के फेंक दिया तो जो बचे हुए पोर्शन का मास तो कितना हो जाएगा, 3m/4, और सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, r/6। यहाँ से काटा है तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, मान लो ऊपर से काट दिया तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी, नीचे से काट दोगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, होगी कितनी, इतनी r/6 की। एनी डाउट? यहाँ तक कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका, इसका बचे हुए पोर्शन का 3m/4, इसका m/4 है तो m में से m/4 माइनस कर दो, बचे हुए पोर्शन का मास आ जाएगा, m माइनस m/4 करोगे तो 3m/4। एक स्फीयर दे रखा आपको, मास m है, इसका रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर है। मास m है, इसका रेडियस क्या है, r। अगर इसमें से r/2 का पोर्शन कट कर दिया तो बचे हुए पोर्शन का मास क्या होगा और सेंटर ऑफ मास की कितनी शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो और रिमेनिंग पोर्शन का मास बता दो। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r दे रखा है, अगर r/2 का पोर्शन कट कर दिया तो रिमेनिंग पोर्शन का मास क्या होगा और सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, ये बताना है। मतलब हाँ तो यूनिफॉर्मली फैले हुए मास, तो अगर r/2 का कट कर दिया तो इसका मास कितना होगा ये बताना है। पिछले वाले का कह रहे हो, जो पिछले वाले में आया था इसमें भी आएगा, नहीं वो डिस्क थी, ये 3D ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्फीयर है।
हमेशा डिस्क में एरिया देखते हैं, स्फीयर में हमेशा वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम में मास फैलता है। 3D ऑब्जेक्ट है स्फीयर। डिस्क डिस्क था वो, डिस्क में एरिया में फैलता है। और अगर ये डिस्क है इसके एरिया में फैलेगा, और स्फीयर में वॉल्यूम में, वो डिस्क थी ये क्या है स्फीयर, इसके वॉल्यूम में फैलता है मास हमेशा। 4/3 पाई आर क्यूब। देखो इसके वॉल्यूम में फैलेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब का मास कितना है, m। तो एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाय में 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस छोटी वाली जो स्फीयर काट दिया आपने r/2 का, इसका 4/3 पाई r/2 का क्यूब, इसका मास कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाय में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय में 8। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r/3 से r की पावर 3 कैंसिल। तो मास कितना आ जाएगा, m/8। तो आपने जो सॉलिड स्फीयर r/2 का कट किया है तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/8। और तो बचे हुए पोर्शन का क्या हो जाएगा, m - m/8, 7m/8। ठीक है। अब शिफ्टिंग बतानी है कितनी हुई है। इसका जो इसको स्फीयर को दोबारा से लिया, इसका सेंट्रो मास यहाँ पे है, कंबाइन सेंट्रो मास यहाँ पे था, तो शिफ्टिंग मान लो इतनी होगी। ये कितनी होगी शिफ्टिंग, x। तो सेंटर मास के आइदर साइड जो है मास मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7m/8 इंटू में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/8 इंटू में r/2। m से m कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, r/14। अगर डिस्क में से r/2 का पोर्शन कट कर दिया तो शिफ्टिंग होती है r/6, और सॉलिड स्फीयर में से कट कर दिया तो शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, r/14। और मास कितना बचेगा, 7m/8, और डिस्क में होता है 3m/4। स्क्वायर सीट होगी, रेक्टेंगुलर सीट, डिस्क, इन सभी का एरिया देखते हैं। एरिया में फैलता है हमेशा। अगर 3D ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, क्यूब दे दिया, क्यूबॉइड दे दिया, सॉलिड स्फीयर, इनके वॉल्यूम में फैलता है मास। एक क्वेश्चन करते, 2 बॉडी दे रखी है आपको, 1 kg मास दे रखा है, एक दूसरी बॉडी जिसका मास 2 kg दे रखा है, जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। आप बता दो पीसीएम सिस्टम का मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। 2 बॉडी है, यानी कि एक पूरा सिस्टम है जिसमें 2 एलिमेंट है। मास क्या दे रखा है, 1 kg और 2 kg। 1 kg की वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, 2 kg की वेलोसिटी क्या दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड। इस केस में बताना क्या है, सिस्टम का मोमेंटम बताना है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम बताना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। होया इसमें सिस्टम का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 6 × 1 मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो 6 दोनों का पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर इधर है तो पॉजिटिव होगा, अगर इधर दे रखा होता तो नेगेटिव।
तो 6 प्लस इसका क्या जाएगा 4, कितना जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड होती है इसकी यूनिट। इसका भी सिस्टम का भी क्या होगा 10 ही होगा। सिस्टम का और सिस्टम का मोमेंटम हमेशा सेम होता है, सिस्टम का 10 है तो मोमेंट सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंटम क्या होगा 10। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 10 डिवाइड बाय में 3 pcm डिवाइड बाय में मास सेंटर ऑफ मास का मास, तो इसका सिस्टम का मास 3 है तो सेंटर ऑफ मास का मास भी क्या होगा 3, तो 10 डिवाइड बाय 3 कितना जाएगा आपके पास 10/3 हो जाएगा वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी आ जाएगी, वो फिर बाद में लिख दिया ना, इसको कट कर दिया था ना। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास है इसका 1 इंटू में 6 का स्क्वायर प्लस हाफ मास है 1 इंटू में 2 का स्क्वायर, 18 प्लस में 2 20 जूल। क्या कह रहे हो 18 प्लस में 4 24 हो जाएगा 22 जूल। और सेंटर मास की क्या हो जाएगी हाफ मास 3 इंटू में 10/3 का स्क्वायर, हाफ इंटू में 3 इंटू में 100 डिवाइड बाय में 3 कितनी आ जाएगी, नहीं 50 डिवाइड बाय में 3 जूल। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होती है या तो ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास से या फिर इक्वल होगी। कभी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होती सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम या तो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास के, या फिर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास से। ठीक है। मोमेंटम जो सिस्टम का होगा वही मोमेंटम क्या होता है सेंटर ऑफ मास का, मास जो सिस्टम का होगा वही मास क्या होता है सेंटर ऑफ मास का मास होता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम या तो इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास के या फिर ज़्यादा होगी। एनी डाउट? एक क्वेश्चन कर दो। मान लो 2 बॉडी दे रखी है आपको 4 kg और दूसरी भी दे रखी है 4 kg की। इसकी वेलोसिटी इधर दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी इधर दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा +24 और इसका क्या हो जाएगा -24 0। और बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम या सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी आपके पास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी 0 नहीं होगी क्या, मोमेंटम 0 है तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये जरूरी नहीं होता कि सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी 0 बट सिस्टम की भी 0। तो सिस्टम की क्या हो जाएगी हाफ मास है 4 इंटू में 6 का स्क्वायर इंटू में 2 कर दो डबल हो जाएगी, तो 36 इंटू में 4 इतनी आ जाएगी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा पॉसिबल है कि एक सिस्टम का मोमेंटम तो 0 है बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो उसकी नॉन 0। तो ऐसा पॉसिबल है क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है बट मोमेंटम क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा पॉसिबल है कि सिस्टम का मोमेंटम 0 हो बट काइनेटिक एनर्जी कुछ हो उस सिस्टम की, तो हाँ ऐसा पॉसिबल है। और अगर ये पूछ लिया क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 और मोमेंटम नॉन 0, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। ठीक है। अगर सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ हो सकती है, बट अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ही 0 कर दी तो मोमेंटम नॉन 0 हो ही नहीं सकता, मोमेंटम भी 0 ही होगा उसका। तो ये 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल है कि मोमेंटम 0 बट काइनेटिक एनर्जी नॉन 0, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी 0 और मोमेंटम नॉन 0।
ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो सिस्टम का मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या उसकी जीरो होगी। तो इस केस में सिस्टम का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। एनी डाउट तक सेंटर ऑफ मास के बारे में? इसकी डीपीपी ले लेना।